दोस्तों, अपने देश को बचाने के लिए एक इंसान कहां तक जा सकता है, आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। इन्होंने 1991 में भारत की इकोनॉमी को बचाने के लिए 67 टन गोल्ड विदेशों की बैंकों में गिरवी रखा था। आखिर कौन है ये इंसान और 1991 में भारत कैसी आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा था कि 67 टन गोल्ड विदेशों की बैंकों में रखना पड़ा। सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि इस कहानी के हीरो हैं। हम सब जानते हैं कि 26 दिसंबर 2024 को मनमोहन सिंह साहब का निधन हो गया है, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि आज भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वो सिर्फ इन्हीं की वजह से बनी है। अगर मनमोहन सिंह साहब 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनते तो शायद हम इस नंबर तक नहीं पहुँच पाते। तो क्या है मनमोहन सिंह साहब के बैकग्राउंड का सच, सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, तो एंड तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सिंह साहब का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गाह गांव में हुआ था। अगर हम बात करें 1932 की, तो आज का पंजाब और 1932 के पंजाब में बहुत बड़ा अंतर था, क्योंकि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो उस समय पंजाब एक स्टेट नहीं बल्कि एक प्रोविंस था। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्रोविंस क्या है। प्रोविंस का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा देश जो कि अपना शासन खुद करता है, उसे प्रोविंस कहते हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें सिंह साहब की स्कूलिंग की, तो इनकी प्राइमरी एजुकेशन पंजाब के लोकल स्कूल से हुई और इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और इसके बाद ये इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री ली। लेकिन सिंह साहब यहाँ पर भी कहाँ रुकने वाले थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री लेकर मनमोहन सिंह अब बन गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर आती हैं, जिनसे कि सिंह साहब ने अपनी हायर एजुकेशन ली। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद यूनाइटेड नेशंस में इन्होंने अपनी सर्विस को शुरू कर दिया। और जब ये यूनाइटेड नेशंस में काम कर रहे थे तो सिंह साहब को यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कांटेक्ट किया और बोला कि हम चाहते हैं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर काम करें। तो फिर क्या था, सिंह साहब भारत आए और भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर काम करना शुरू कर दिया। और इसके बाद सिंह साहब 1972 से 1976 तक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे। 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे। 1985 से 1987 तक प्लानिंग कमीशन के मुखिया भी रहे। तो इस समय भारत में सब कुछ ठीक चल रहा था। और बात 1991 की है, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है। तो उस समय भारत में एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। प्रॉब्लम ये थी कि पीवी नरसिम्हा राव से पहले चंद्रशेखर की सरकार थी भारत में, तो उनकी सरकार में भारत पर बहुत ज्यादा लोन हो गया था। तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आते ही ये हालत हो गए कि भारत के पास मात्र 2 हफ्ते का भी फॉरेन रिजर्व नहीं बचा था इम्पोर्ट्स करने के लिए। और दूसरी तरफ गल्फ और सोवियत यूनियन में क्राइसिस आ गए थे, जिससे इंडिया के इम्पोर्ट्स के प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, जिसका इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर साफ साफ दिखने लगा। और तीसरी तरफ इंडिया इम्पोर्ट्स तो बहुत ज्यादा कर रहा था, लेकिन एक्सपोर्ट इंडिया के इतने थे नहीं। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस खराब होने से उसका असर इंडिया की इकोनॉमी पर दिखने लगा। तो इन कारणों की वजह से भारत में महंगाई और बेरोजगारी इंक्रीज होने लगी। तो भारत के इन सब हालातों को ठीक करने का जिम्मा पीवी नरसिम्हा राव पर आ गया और इसके लिए चाहिए था एक तगड़ा फाइनेंस मिनिस्टर। तब पीवी नरसिम्हा राव डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हम आपको भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बनने का ऑफर देते हैं। तब ये सुनकर सिंह साहब शॉक हो गए और पूछा कि इतना बड़ा ऑफर कैसे मिल सकता है। तब नरसिम्हा राव ने सिंह साहब को समझाया कि इंडिया की कंडीशन को सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हो। तो उसके बाद 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं। और सिंह साहब इंडिया की कंडीशन को ठीक करने के लिए कुछ मॉडल लेकर आए थे, लेकिन भारत के पास इतना भी पैसा नहीं था कि उन मॉडल को लागू कर पाए। तब सिंह साहब इंडिया का 47 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में और 20 टन गोल्ड यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में गिरवी रखते हैं। और तब जाकर इंडिया को $600 मिलियन का लोन मिला। और उसके बाद सिंह साहब अपना एलपीजी मॉडल लेकर आए इंडिया में। एलपीजी मॉडल का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मॉडल। ये मॉडल क्या था कि इससे पहले भारत में फॉरेन की कोई भी कंपनी ना ही इन्वेस्ट कर सकती थी और ना ही अपनी ऑफिस इंडिया में खोल सकती थी। तो इस मॉडल के आने के बाद फॉरेन की कंपनियों ने भारत में अपने ऑफिस खोलने शुरू कर दिए, जिससे बाहर का हाई क्वालिटी का सामान भारत में आने लगा।
इसके बाद सिंह साहब ने लाइसेंस राज को खत्म किया। लाइसेंस राज क्या था कि उस समय पर यानी कि 1991 के समय पर छोटे से छोटा काम करने के लिए भी एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी और उस समय लाइसेंस मिलना एक जंग जीतने के बराबर डिफिकल्ट था और उसमें भी बहुत सारा करप्शन। तो इससे क्या हुआ कि जिस किसी के पास भी लाइसेंस होता था वो अपनी मनमर्जी की कीमतों पर अपने सामान को बेचता था और लाइसेंस राज खत्म होने से नए प्लेयर को भी बिजनेस करने का मौका मिला। तो लाइसेंस राज खत्म होने से इंडिया को 3 फायदे हुए। पहला कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बिजनेस करना शुरू किया, दूसरा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला और तीसरा कि हाई क्वालिटी का सामान भारत में भी बनने लगा। और दोस्तों सिंह साहब फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद 2004 से 2014 तक भारत के प्राइम मिनिस्टर भी रहे। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि इस इंसान ने भारत के लिए इतने अच्छे काम किए हैं, क्या इसके जीवन में कोई चुनौतियां नहीं आई? ऐसा नहीं है। इनके जीवन में 2 सबसे बड़ी चुनौतियां आई हैं। पहली कि 2011 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की चुनौती और दूसरी की कोयला आवंटन घोटाला। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में लगभग 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था और कोयला आवंटन घोटाले में लगभग 26 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। दोस्तों आज मनमोहन सिंह साहब हमारे बीच नहीं और मैं मनमोहन सिंह साहब को सत सत नमन करता हूँ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।